हमें हमारी ही रिकॉर्ड की गई आवाज अच्छी क्यों नहीं लगती। और आज मैं आपको एक ऐसी चींटी दिखाने वाला हूं जो अपने शत्रुओं को हराने के लिए कुछ ऐसा करती है कि जिसे देख आप भी ताली बजाने के लिए मजबूर जरूर हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आज आप F1 ड्राइवर का एक ऐसा सीक्रेट जानने वाले हैं जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनल फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही इंसान इस कंटेनर के अंदर एक ग्लास ट्यूब को डालता है और जैसे ही उस कंटेनर में भरा हुआ लिक्विड उस ग्लास ट्यूब के अंदर जाता है, वो ग्लास ट्यूब कुछ इस तरीके से अपने आप ही गायब हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस वीडियो क्लिप में आगे यह भी दिखाया जाता है कि दूसरा इंसान इस खाली कंटेनर से एक के बाद एक भरे हुए कांच के बीकर बाहर निकालना शुरू करता है, जो लगभग इम्पॉसिबल है, या यूं कहूं कि साइंस की दुनिया में पॉसिबल है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ कमाल सिखाता हूं। असल में दोस्तों हर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एक रिफ्रैक्शन इंडेक्स होता है, यानी कि अगर आपके सामने दो अलग अलग मटेरियल के ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो उनके अंदर से लाइट गुजरने की स्पीड और टाइम अलग अलग होगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर किसी भी ग्लास ट्यूब में ऑयल को डाला जाता है तो हमें वो ऑयल ग्लास ट्यूब में बिल्कुल अलग से ही दिखाई देता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास में से लाइट के गुजरने का टाइम और ऑयल में से होते हुए लाइट के गुजरने का टाइम बिल्कुल ही अलग अलग होता है। और अगर अब बात इस वीडियो क्लिप की जाए तो इस वीडियो क्लिप में यूज होने वाला ग्लास पायरेक्स ग्लास है। अब यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि पायरेक्स ग्लास और वेजिटेबल ऑयल का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बिल्कुल ही सेम होता है, यानी कि ये दोनों ही अपने अंदर से लाइट को सेम स्पीड पर पास होने देते हैं। परिणाम स्वरूप जैसे इस ट्यूब के अंदर वेजिटेबल ऑयल एंटर करता है तो क्योंकि इस ऑयल और ट्यूब का रिफ्रैक्शन सेम है तो लाइट एक ही स्पीड के साथ दोनों ही ऑब्जेक्ट में से होकर गुजरती है। तो एज अ रिजल्ट हमें ग्लास ट्यूब इनविजिबल होती हुई दिखाई देती है। और इसी ट्रिक का इस्तेमाल इस वीडियो क्लिप में आगे भी किया गया है, जहां पर इस कंटेनर से एक के बाद एक ग्लास बीकर्स को निकालते हुए दिखाया गया है। लेकिन हकीकत में कंटेनर खाली नहीं है, बल्कि वो सिर्फ हमें खाली देख रहा है। सो आई होप आज आपने कुछ नया तो जरूर सीखा होगा। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में बढ़त हासिल करने के लिए सभी कंट्रीज के बीच होड़ मची हुई थी, और उसी की तर्ज पर ही हर दिन काफी नए नए और यूनिक आइडियाज भी हर कंट्री के द्वारा इन्वेंट किए जा रहे थे। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल है ये वीडियो क्लिप। असल में दोस्तों इस टेक्निक को एरियल स्मोक कर्टेन के नाम से जाना जाता है, जिसमें जब भी समुद्र में किन्हीं दो देशों के बीच लड़ाई हुआ करती थी तो उनमें से एक देश अपने दुश्मन देश को भ्रम में डालने के लिए अपने शिप्स को कुछ इस तरीके से एक स्मोक के कर्टेन के पीछे छिपा दिया करता था, जिसकी वजह से दुश्मन देश चाहकर भी कभी भी सामने वाले देश के शिप्स की सही लोकेशन को पता नहीं कर पाता था। परिणाम स्वरूप ऊपर उड़ने वाले प्लेन्स अपने देश के शिप्स को सामने वाले देश के शिप्स की सही पोजीशन बता दिया करते थे, और वो स्मोक के पीछे से ही अपने दुश्मन देश के सभी शिप्स को निस्ते नाबूद भी कर दिया करते थे। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बहुत से देशों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत बड़ी बड़ी बढ़त को भी हासिल किया था। तो ये कॉन्सेप्ट और ये टेक्नोलॉजी अपने आप में यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 12। दूसरी सीरीज में मैंने आपको साल 1934 में इटली में इन्वेंट की गई एक फ्लाइंग कार के बारे में बताया था, जो इतनी ज्यादा कॉस्टली थी कि इसके चलते हुए उस समय इस कॉन्सेप्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को दूर करते हुए आगे चलकर साल 1971 से लेकर साल 1973 के बीच हेनरी स्मोलिंस्की के द्वारा एवी मिजार नाम की दो फ्लाइंग कार्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिसको कुछ इस तरीके से एक कार और एक प्लेन के मॉडल को आपस में जोड़कर डिजाइन किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फ्लाइंग कार काफी तेज उड़ भी सकती थी एंड ओवरऑल इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा कम थी। बट अनफॉर्चुनेटली इन कारों में से एक कार की टेस्टिंग जब हेनरी के द्वारा की जा रही थी तो वो मिड एयर में ही क्रैश कर गई, जिसकी वजह से हेनरी का देहांत भी हो गया था। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाया गया। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग कार की। अब बात करते हैं एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें साल 1971 से लेकर साल 1973 के बीच बनाई गई एवी मिजार कार को उड़ाकर दिखाया जा रहा है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इस कार को एक प्लेन और एक कार के डिजाइन को कंबाइंड करते हुए कितनी कुशलता के साथ बनाया गया था। तो ये वीडियो क्लिप और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 11। क्या कोई स्पाइडर पानी के अंदर जाकर फिश को पकड़कर उसको बाहर लाकर अपना खाना बना सकती है? और अगर आपको ये लगता है कि ये सारी चीजें इंपॉसिबल हैं तो बिलीव मी, हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां पर इंपॉसिबल नाम की कोई भी चीज मौजूद ही नहीं है। मिली डोलोमिटीज ट्राइटन स्पाइडर से, जो कि यूजली यूएसए में पाई जाती है। असल में दोस्तों ये स्पाइडर किसी भी फिश का शिकार करने के लिए पानी के ऊपर अपने लेग्स को स्प्रेड करके कुछ इस तरीके से तैरती है। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस स्पाइडर के लेग्स में हजारों ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पानी के अंदर से आने वाले छोटे से छोटे वाइब्रेशन को भी डिटेक्ट
कर सकते हैं। अब जैसे ही कोई भी फिश इस स्पाइडर के पास पहुंचती है तो इसके यही रिसेप्टर्स उस फिश की बिल्कुल सटीक लोकेशन को इस स्पाइडर को बता देते हैं, जिसके चलते हुए ये स्पाइडर पानी के अंदर जाकर उस फिश को जकड़ लेती है। ना सिर्फ ये उसको जकड़ती है बल्कि ये उस फिश के अंदर उसको पैरालाइज करने वाले वेनम को भी इंजेक्ट कर देती है। परिणाम स्वरूप ये स्पाइडर उस फिश को पानी से बाहर लाकर बेहद आसानी से उसको अपना फूड बना लेती है। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि ये स्पाइडर पानी में सांस कैसे ले सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि इस स्पाइडर का एब्डोमेन कुछ इस तरीके से ग्रो करता है कि वो पानी को बबल्स में कन्वर्ट करके उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। एंड ऑन दी अदर हैंड वो बॉडी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी बबल बनाकर दोबारा से पानी में ही भेज देता है। तो अभी कह सकते हैं कि ये स्पाइडर अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 10। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में फैली हुई महामारी का पता लगाने के लिए कुछ इस तरीके के पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू ये ऑक्सीमीटर बेहद ही आसानी से पता लगा लेता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन तरीके के ऑक्सीमीटर्स बिना हमारे ब्लड को निकाले ऊपर से ही ये कैसे पता लगा लेते हैं कि वास्तव में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है? नहीं पता? तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ इंटरेस्टिंग सीखने के लिए। असल में दोस्तों किसी भी पल्स ऑक्सीमीटर में दो तरीके के सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला लाइट इमिटिंग डायोड और दूसरा लाइट रिसीविंग डिटेक्टर्स। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि किसी भी पल्स ऑक्सीमीटर में मौजूद लाइट इमिटिंग डायोड दो तरीके की लाइट्स को प्रोड्यूस करती है। पहली रेड लाइट जिसको कि हम हमारी आंखों से देख भी सकते हैं और दूसरी इंफ्रारेड लाइट जिसको फॉर श्योर हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही किसी भी इंसान के द्वारा इस डिवाइस के अंदर अपनी फिंगर को डाला जाता है तो लाइट इमिटिंग डायोड उसके ऊपर उन्हीं दोनों लाइट्स को डालना शुरू कर देती है। अब अगर उस कंडीशन में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो वो अपने अंदर से रेड लाइट को तो पास होने देता है, लेकिन वो इंफ्रारेड लाइट को हमारे ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हुए इस सेंसर के सामने लगे रिसीवर को यह पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता है तो इस कंडीशन में सेंसर पर रेड लाइट के साथ साथ इंफ्रारेड लाइट भी बहुत बड़े अमाउंट में पहुंचती है। तो फाइनली अब आप इस मीटर के पीछे का सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में मौजूद डार्विंग फ्रॉग्स अपने एग्स को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा करता है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि किसी भी मेल डार्विंग फ्रॉग को जब भी अपने एग्स के आसपास ज्यादा खतरा महसूस होता है तो वो उनको अपने वोकल कॉर्ड के पास ग्रो होने वाले एक नेचुरल बैग में निगल कर स्टोर कर देता है, जहां पर वो एग्स समय के साथ साथ फर्टिलाइज होते रहते हैं। एंड इन दी लास्ट जब उन एग्स में से बेबी फ्रॉग बाहर आते हैं तो ये फ्रॉग उनको अपने उसी नेचुरल बैग से बाहर थ्रो कर देता है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या आपने कभी इस फ्रॉग को उसी नेचुरल बैग से अपने बेबीज को बाहर थ्रो करते हुए देखा है? नहीं तो समझ तो आप गए होंगे। चलिए देखते हैं उस बेहद ही अमेजिंग वीडियो क्लिप को। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक मेल डार्विंग फ्रॉग को अपने बेबीज को उसी नेचुरल बैग से बाहर निकालता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये फ्रॉग कितने अमेजिंग वे में उन बेबी फ्रॉग्स को अपने गले से बाहर निकालता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि F1 रेस में यूज होने वाली कार्स काफी ज्यादा फास्ट होती हैं। अब दोस्तों उस सिचुएशन में अगर उस कार को चलाने वाला ड्राइवर सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करने में थोड़ा सा भी ज्यादा समय लेता है तो उसका परिणाम बस से बदतर हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी इंसान कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा ये काफी हद तक डिपेंड करता है उसकी करंट ब्रेन सिचुएशन पर। यानी कि अगर उस समय ड्राइवर का ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव होगा तो उसका रिएक्शन टाइम भी काफी कम होगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी F1 ड्राइवर्स रेस में जाने से पहले अपने दिमाग को एक्टिव करने और अपने रिएक्शन टाइम को कम करने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जिसमें उनके सामने खड़ा हुआ इंसान अपने दोनों ही हाथों में दो अलग अलग बॉल्स को रखता है और वो उनको फ्रीली एक एक करके या फिर एक साथ अपने हाथों से रिलीज करता है और सामने खड़े हुए F1 ड्राइवर को तुरंत ही उसको ग्रैब करना होता है, जिसके चलते हुए उस ड्राइवर का ब्रेन काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है और रेस के दौरान किसी भी दुर्घटना होने के चांसेस काफी ज्यादा कम। क्या F1 ड्राइवर्स का ये सीक्रेट इस फैक्ट से पहले आप जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि साल 1938 में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में आइस टेनिस को खेला जाता था, जहां पर प्लेयर आइस के ऊपर कुछ इस तरीके के स्केट्स को पहनकर टेनिस को एंजॉय किया करते थे। लेकिन क्या आपको बताया कि इसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करते हुए साल 1941 में बेहद ही कम समय के लिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोलर स्केट्स टेनिस को भी खेला गया था। अब इस चीज को समझने के लिए पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको साल 1941 में शूट किया गया है, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि उस समय प्लेयर्स टेनिस को कुछ इस तरीके के रोलर स्केट्स पहनकर कोर्ट के अंदर कुछ इस अंदाज में खेला करते थे।
बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये रोलर स्केट्स टेनिस के कोर्ट को डैमेज कर दिया करते थे, प्लस इस तरीके के स्पोर्ट को खेलने के लिए प्लेयर्स को टेनिस के साथ साथ रोलर स्केटिंग भी सीखनी पड़ती थी, तो आगे चलकर कभी भी प्लेयर इस स्पोर्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए ही नहीं। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर कभी भी इस तरीके के स्पोर्ट को खेला ही नहीं गया। और उसी की तर्ज पर ही ये एक ऐसी वीडियो क्लिप बनी जिसमें प्लेयर्स को टेनिस को रोलर स्केट्स पहनकर खेलता हुआ फिल्माया गया था। तो ये स्पोर्ट और ये वीडियो क्लिप अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि किन्हीं भी दो चींटियों की कॉलोनीज के बीच युद्ध कैसे होता है? असल में दोस्तों चींटियां भी उसी कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट करती हैं जो कि एंशिएंट काल में हमारे राजा महाराजा किया करते थे, जहां पर सबसे पहले दोनों ही कॉलोनीज की सैनिक चींटियां आपस में लड़ती हैं और उसके बाद जिस कॉलोनी की सैनिक चींटियां जीत जाती हैं उसकी रानी चींटी आकर सामने वाली कॉलोनी की रानी चींटी को खत्म कर देती है और उसके बाद उसकी कॉलोनी पर जीतने वाली चींटियों का आधिपत्य होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन चींटियों में एक ऐसी स्पीशी भी होती है जिसकी रानी चींटी बड़ी सी बड़ी सेना को चुटकी बजाते ही खत्म कर सकती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की वजह से। असल में दोस्तों इन आंट्स को हेड हंटर आंट्स के नाम से जाना जाता है, जहां पर इन हेड हंटर आंट्स की रानी चींटी किसी भी दूसरी चींटियों की कॉलोनी के पास जाकर चुपके से उसके एक सैनिक को मार देती है, जिसके बाद ये तुरंत ही उस सैनिक की बॉडी से निकलने वाले लिक्विड से खुद को नहलाती है, जिसके बाद उस कॉलोनी की आंट्स को ऐसा लगने लगता है कि ये आंट कोई भारी आंट नहीं बल्कि खुद हमारी ही कॉलोनी की एक सैनिक आंट है। जिसके बाद ये हेड हंटर आंट उस कॉलोनी के अंदर घुसकर धीरे धीरे रानी चींटी को ढूंढना शुरू करती है और मौका मिलते ही उस रानी चींटी को खत्म कर देती है, जिसके बाद ये उस रानी चींटी की बॉडी से निकलने वाले लिक्विड से दोबारा से ही खुद को नहलाती है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही अपनी बॉडी को उस सेंट से नहलाती है तो अब दूसरी चींटियों को ऐसा लगने लगता है कि मानो ये कोई सैनिक चींटी नहीं बल्कि यही हमारी रानी चींटी है। और उसके बाद ये हेड हंटर आंट मरी हुई रानी चींटी के सर को धड़ से अलग करके उसको वापस अपनी कॉलोनी में ले जाती है। अब जैसे ये आंट अपनी कॉलोनी के अंदर दूसरी रानी चींटी के सर को लेकर पहुंचती है तो इसके खुद के सैनिकों को ये पता चल जाता है कि हमारी रानी चींटी ने अपना काम कर दिया है और वो बेहद ही जल्द दूसरी कॉलोनी पर जाकर अटैक करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप दूसरी कॉलोनी पर भी इस हेड हंटर आंट का आधिपत्य हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने जमीन के ऊपर होने वाले बहुत से बॉक्सिंग मैचेस को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी अंडर वाटर बॉक्सिंग मैच को देखा है? असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में अंडर वाटर बॉक्सिंग मैचेस को भी आयोजित किया जाता है। बेसिकली दोस्तों इस तरीके के मैच में भी सेम वही रूल होते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी बॉक्सिंग मैच में होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि इसमें प्लेयर को एक मिनट के होने वाले तीनों राउंड्स में अंडर वाटर अपनी सांस को रोककर सामने वाले इंसान से फाइट करनी पड़ती है। क्या इस फैक्ट से पहले आप इस अमेजिंग अंडर वाटर बॉक्सिंग के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी स्पेशल ओकेजन या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाते हैं तो हम हमारी नॉर्मल डाइट से कुछ ज्यादा मात्रा में फूड को कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि अपने आप में एक बेहद ही नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है जिसमें सस्पेक्ट हर दिन, हर घंटे और यहां तक कि हर मिनट अपनी डाइट से कई गुना ज्यादा मात्रा में फूड को कंज्यूम करता है। असल में दोस्तों इस मेंटल डिसऑर्डर को बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जहां पर दोस्तों सस्पेक्ट तब तक खाना खाता रहता है जब तक कि उसको वोमिटिंग ना हो जाए। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जब भी हमारे स्टमक की फूड होल्डिंग कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो वो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल्स भेजता है कि अब उसे और फूड की जरूरत नहीं है, और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को ये ऑर्डर देता है कि अब उसे खाना खाना छोड़ देना चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड इस डिसऑर्डर में सस्पेक्ट का स्टमक जब ब्रेन को ये सिग्नल भेजता है कि उसे खाना खाना बंद कर देना चाहिए तो उसका ब्रेन उस सिग्नल को ठीक से डिकोड ना करने की जगह पर उसे ऐसा समझने लगता है कि मानो उस इंसान ने उस समय तक काफी कम फूड को कंज्यूम किया है, जिसके चलते हुए वो सस्पेक्ट की बॉडी को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने खाने और फूड के कंजम्पशन को और ज्यादा तेज कर दे, जिसके चलते हुए वो इंसान एक तरीके से फूड खाने की प्रोसेस के ऊपर से अपना नियंत्रण ही खो देता है और वो इंसान तब तक फूड को कंज्यूम करता रहता है जब तक कि उसको वोमिटिंग ना हो जाए, और एक बार वोमिटिंग होने के कुछ समय के बाद वो दोबारा से ही उसी रेशियो के साथ फूड को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। एंड बिलीव मी, ये डिसऑर्डर किसी भी इंसान की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा खतरनाक जरूर है। फैक्ट नंबर 3, आपको बताया कि साल 1908 में जब लंदन में ओलंपिक गेम्स को आयोजित किया गया था तो सभी टीम्स गेम्स को खेलने के लिए बिल्कुल ही सही समय पर पहुंची थी, बट ऑन दी अदर हैंड रशियन ओलंपिक टीम गेम खेलने के लिए 12 दिनों के बाद पहुंची। लेकिन आखिर एक टीम इस तरीके की गलती को कैसे कर सकती है?
असल में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतिहास में दो तरीके के कैलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता था। पहला जूलियन कैलेंडर जिसका कि इस्तेमाल अब नहीं होता है, और दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसका कि इस्तेमाल प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के अंदर किया जा रहा है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि उस समय तक रशिया के अंदर जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था, बट ऑन दी अदर हैंड बाकी के कंट्रीज और इवन इंग्लैंड में भी नए ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था। और साल 1908 में इन दोनों ही कैलेंडर्स के बीच 12 दिनों का फर्क था। अब ये फर्क क्यों क्रिएट हो जाता है इसको मैं ऑलरेडी इस वीडियो में आपको समझा चुका हूं, तो आप चाहें तो इसे भी वॉच कर सकते हैं। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इतिहास की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से एक घटना बनी थी, जहां पर एक टीम ओलंपिक्स को खेलने के लिए ही 12 दिनों की देरी से पहुंची थी। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में केरला के प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल के 16,027 स्कूल्स में ऑलमोस्ट 3.74 लाख डिजिटल गैजेट्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके चलते हुए केरला अभी तक स्टेट के सभी सरकारी स्कूलों को हाईटेक क्लासरूम में कन्वर्ट करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। फैक्ट नंबर 1। हमें हमारी ही रिकॉर्ड की गई आवाज अच्छी क्यों नहीं लगती है? असल में दोस्तों इसके पीछे के कारण को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा ब्रेन लोगों को और आवाजों को किस तरीके से स्टोर करता है। असल में दोस्तों हमारे ब्रेन की एक यूनिक टेंडेंसी होती है, जिसके चलते हुए जैसे हम किसी भी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा ब्रेन उस इंसान की डिटेल्स को याद रखने के लिए काफी हद तक उसके लुक्स और उसकी आवाज को आधार बनाता है, और समय के साथ हमारा ब्रेन उस इंसान की छवि अपने अंदर इसी तरीके से स्टोर करता जाता है। लेकिन अगर अचानक से ही किसी भी दिन वो छवि बदल जाए तो हमारा ब्रेन उस चीज को तुरंत ही एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी इंसान को काफी लंबे समय से स्पेक्स लगाता हुआ देखते हुए आए हैं और एक दिन वो इंसान आपको बिना स्पेक्स लगाए हुए दिख जाए तो आपको वो इंसान काफी ज्यादा अजीब लगेगा। इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों कि क्योंकि उस इंसान की छवि हमारे ब्रेन के द्वारा स्टोर की गई छवि से मैच नहीं करती है, तो वो चीज हमारे ब्रेन को काफी ज्यादा अजीब लगने लगती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे ब्रेन की प्रोसेसिंग की। अब बात करते हैं आवाज की। असल में दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स के अनुसार क्योंकि बचपन से ही हम बोलते वक्त हमारी आवाज को ही सुनते हुए आए हैं, तो हमारा ब्रेन हमारी खुद की आवाज को भी दूसरे लोगों की तरह ही एक अलग पैटर्न में अपने अंदर स्टोर करता है। दोस्तों सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि जब हम किसी भी चीज को बोलते हैं तो हम हमारी ही आवाज को दो अलग अलग सोर्सेस से रिसीव करते हैं। एक तो हवा के जरिए हमारे कानों के अंदर जाना, और दूसरा अंदर ही अंदर वोकल कॉर्ड के द्वारा वाइब्रेशन के रूप में हमारे मिडिल ईयर तक पहुंचना। तो एक तरीके से हम हमारी ही आवाज को हर बार दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर सुनते हैं, जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्फ्रंटेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब हम अपनी ही रिकॉर्डेड आवाज को सुनते हैं तो हम केवल एक ही सोर्स से आने वाली आवाज को सुन पाते हैं, और हमारी ये आवाज हमारी उस आवाज से बिल्कुल ही अलग होती है जिसको कि हमारा ब्रेन हमारी पहचान के तौर पर अपने अंदर स्टोर करता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हमारा ब्रेन इस चीज को एडॉप्ट नहीं कर पाता है और हमें हमारी आवाज सुनने में काफी ज्यादा अजीब सी लगने लगती है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि हमें हमारी ही रिकॉर्डेड आवाज अजीब सी क्यों लगती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।